हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक जो लेक्चर बना रहे हैं वो हमारे पास बना रहे हैं सेक्शन 55 के सब सेक्शन 5 पर। ये बात करता है हमारे पास लायबिलिटी ऑफ द बायर। ठीक है, अब लायबिलिटी को क्या क्या कह सकते हैं हम? लायबिलिटी ऑफ द बायर या फिर इसको कहें बाउंड। बायर इज द बाउंड। ठीक है, किस चीज के लिए वो बाउंड है, या फिर कौन सी ड्यूटीज है, ड्यूटीज ऑफ द बायर। एक ही बात है, ये तीनों लफ्ज लायबिलिटी आ जाए, बाउंड आ जाए या ड्यूटीज आ जाए। ठीक है, अब किसके? लायबिलिटीज ऑफ द बायर। बायर कहें या फिर अब इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफरी कहें, एक ही बात है, या फिर कहें हम वेंडी, एक ही बात है। इसमें कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। क्लियर है? अच्छा, कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं हमारे पास बायर पर? नंबर ए, सब क्लास ए कहता है टू डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स या फिर एनी फैक्ट regarding fact as to his nature or extent of the seller's interest in the property of which the buyer is aware but which he has reason to believe that the seller is not aware and which materially increases the value of such interest. For example, यहाँ पर दो बंदे हैं, ए हैं और बी है। बी के पास बहुत सारे पैसे हैं, ए का घर है एक। ठीक है, ये अब ये खरीदार है। खरीदार की कौन कौन सी ड्यूटी है? ये बायर है हमारे पास यहाँ पर, बी इज अ बायर, ए इज अ सेलर। ठीक है, अब ए के हमारे पास ए कहता है कि मैं घर बेच रहा हूँ, बी कहता है कि ठीक है मैं लेता हूँ, मगर बी को पता है कि ये प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ की हो गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 60 लाख की हो गई है और ये ए बेचना चाह रहा है अपना 50 लाख में। ठीक है, और मार्केट वैल्यू जो है बढ़ गई है 60 लाख या फिर 1 करोड़। ये कौन जानता है? बी जानता है। अब बी की ड्यूटी है कि ए को बताए कि भाई आप जो मुझे घर बेच रहे हो 50 लाख में, अभी मैंने मार्केट से मालूम किया है ये घर 1 करोड़ में बिकने को तैयार है और लोग 1 करोड़ में लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझे दें तो 50 लाख में तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ना दें। ये बी पर ड्यूटी है, ये इखलाकी फ़र्ज़ है बी का, खरीदार का। अगर बी नहीं बताएगा तो क्या होगा? ये फ्रॉड में आ जाएगा। वो आगे चलकर हम इसको देखेंगे। आप इसके अलग इसी के अंदर लास्ट में बताया गया है कि अगर बात नहीं करेगा, ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करेगा तो फिर फ्रॉड में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया 1। और बी क्या बात करता है? बी में कौन सी ड्यूटी है बायर की? अनलेस हमारे पास टू पे आर टेंडर, क्या है हमारे पास? टू पे आर टेंडर, मतलब अगर प्रॉपर्टी ले रहा है, खरीद कर रहा है तो इसको पैसे दे, ये इस पर ड्यूटी है। मतलब पे करे या फिर क्या करे? टेंडर करे। टेंडर का क्या मतलब है? ऑफर, कि भाई पैसे लें अपने, आप मुझे बेच रहे हो, ये ले पैसे, ये इन पर फर्ज है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई किसी किस्म का एक ही प्रॉपर्टी पे किसी किस्म की कोई हमारे पास जो है इनकम्ब्रेंसेस हैं, इनकम्ब्रेंसेस, तो फिर उन सूरत में वो पेमेंट प्लस में वो पेमेंट रिटर्न कर सकता है, वो पेमेंट रोक सकता है। मिसाल के तौर पर 50 लाख में घर लिया, ठीक है, 1 लाख जो है 1 लाख का इस पर कर्जा है, वो बी जो है वो उसको प्लस में रोक सकता है कि भाई ये 1 लाख रुपया तभी दूंगा जब ये आप इस जो घर पर जो 1 लाख का जो कर्जा है वो उतारोगे, फिर मैं आपको ये दूंगा। क्लियर यहाँ तक बात? ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास। अच्छा, ये क्या है ये थोड़ा पढ़ लें। टू पे अ टेंडर एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ कंप्लीटिंग द सेल, द परचेज मनी टू द सेलर आर सच पर्सन एज डायरेक्ट। मतलब पैसे किसको देने हैं? खरीदते वक्त खरीदार को चाहिए कि जो बेचने वाला शख्स है सेलर, उसको पैसे उसी टाइम दे, या फिर
खरीदार बेचने वाला शख्स जिसके नाम पर कहे उसको पैसे ये दे। क्लियर, सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी इज सोल्ड फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रांसेस। इनकम्ब्रांसेस, इनकम्ब्रांसेस का मतलब क्या है कि कोई किसी किस्म की रैयत, कोई किसी किस्म का कर्जा, कोई किसी किस्म का लोन, कोई किसी किस्म की कोई मॉर्गेज या प्रॉपर्टी, कहीं भी किसी प्रॉपर्टी पर कोई किसी किस्म का कोई चार्जेस रहता है तो इसको कहते हैं इनकम्ब्रांसेस। और जो परचेज मनी है, जो सारी परचेज मनी इसको देनी है। शर्त यह है कि अगर किसी किस्म का कोई कर्जा है इस प्रॉपर्टी पर, एक ही प्रॉपर्टी पर, तो फिर बी उतनी कीमत के पैसे रोक सकता है। सही है, क्लियर है। मतलब पहली बात तो इस पर फर्ज है कि परचेज मनी दे। परचेज मनी कितनी है? 50 लाख। ठीक है, मगर शर्त दी गई है इसके अंदर कि अगर कोई किसी किस्म का कर्जा रहता है तो फिर वो कर्जे की जो है पेमेंट वो रोक सकता है। ऑनली एक्सटेंड टू द लोन। क्लियर है। सी पर चले जाएं हम। सी क्या बात करता है? वेयर द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर द टू बियर एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर प्रॉपर्टी ए ने बेची है और बी को चली गई है, और बी को पास होने के बाद, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2024 में प्रॉपर्टी इनको चली गई है। अब 2024 के बाद 2024 के बाद अगर किसी भी किस्म का कोई लॉस हो जाए, कोई इंजरी हो जाए इस प्रॉपर्टी पर, इस घर पर, ये घर गिर जाए, खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए इस घर में, तो फिर वो नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? वो बर्दाश्त करेगा खरीदार। किसी खुदा ना खास्ता अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए, अगर जिल्जिला आ जाए या कोई फ्लूड आ जाए, उसके अंदर उस प्रॉपर्टी को किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, तो फिर वो बर्दाश्त करेगा खरीदार। क्लियर है, ये भी इसकी ड्यूटी है। ठीक है। इंजरी आर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट कॉज्ड बाय सेलर। मतलब ए ने प्रॉपर्टी बेच के दे दी बी को 50 लाख में 2024 में। 2024 के बाद 2030 में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जाके बची है हमारे पास 40 लाख, मतलब 10 लाख कम हो गई। तो अब सेलर की इसमें कोई गलती नहीं है, सेलर का कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, ये जो वैल्यू डिक्रीज हुई है, वैल्यू जो हमारे पास डिक्रीज हुई है वैल्यू, वो इत्फाकन हुई है। वो लॉस जो है या फिर प्लस में जो लॉस हुआ है या फिर प्लस में जो इंजरी हुई है, वो सब कौन बियर करेगा? बियर द बायर। क्लियर है, सिंपल। फिर भी अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब डी में क्या ड्यूटी है इसकी? वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर। जब प्रॉपर्टी बायर को सारी की सारी चली जाए, ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टी, जो ऑनरशिप प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हो जाए खरीदार को, ठीक है, उसके बाद क्या है? एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड द सेलर टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट विच मे बिकम पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर प्रिंसिपल मनी इज ड्यू ऑन द इनकम्ब्रांसेस सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इज सोल्ड एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन आफ्टरवर्ड्स एक्रूइंग ड्यू। अब क्या है? मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, ऑनरशिप जब ट्रांसफर हो गई है ए से बी पर, अब इन पर जो भी इनकम्ब्रांसेस जो है, इनकम्ब्रांसेस मतलब किसी भी किस्म का कोई चार्ज कहें, ठीक है, या फिर कोई लोन कहें, आ रही बस समझे, या फिर कहीं प्रॉपर्टी कोई मॉर्गेज है किसी किस्म की, या फिर किसी भी तरीके से कोई उस पर कोई चार्ज रहती है, बकाया जात रहती है, आउटगोइंग रहती है। अगर बाद में चलकर कोई ऐसी आउटगोइंग होए तो फिर वो कौन पे करेगा? वो पे करेगा बायर। पे बाय बायर। क्लियर है, सिंपल है। अब यहाँ तक तो क्लियर है आपका। अब हम चले जाते हैं कि हमारे पास जो बायर है उनके कौन कौन से राइट्स हैं। ये तो इनकी थी हमारे पास ड्यूटी, लायबिलिटी या फिर ड्यूटीज ऑफ द बायर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास कि उनके कौन कौन से राइट्स हैं, ये आप नोट कर लें। जी डियर्स, आपने नोट कर लिया। अब हम चल रहे हैं हमारे पास राइट्स ऑफ द बायर। मतलब राइट्स मतलब इसको हम कह सकते हैं एंटाइटल्ड।
बायर मतलब आपको पता है हमारे पास ट्रांसफरी या फिर जो है वेंडी। क्लियर है? इसके कौन कौन से राइट्स हैं? ठीक है, ए बात करता है राइट्स एंटाइटल ऑन इंक्रीज, मतलब किसी भी किस्म का कोई प्रॉफिट हो जाए, कोई वैल्यूज में इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल ए है परचेजर और सेलर, और बी जो है हमारे पास बायर है। बी क्या है? बायर है। बी ने जो है 50 लाख में घर लिया है, ठीक है, ए ने बेचकर दे दिया है। अब इस घर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 80 जो है लाख हो गई है। तो अब जो 30 लाख जो बढ़ गया है ना, वो बी का राइट है। क्लियर है? उस पर बी का राइट है। अब उसके अलावा हमारे पास बी क्या बात करता है? बी के अंदर कुछ बातें दी गई हैं कि अगर परचेज मनी जो है वो पेड हो हमारे पास इन एंटीसिपेशन, मतलब एडवांस, अगर कुछ पैसे एडवांस दिए गए हों। फॉर एग्जांपल 50,000 में सौदा हुआ था, ठीक है, बी ने जो है एडवांस में कितने पैसे दे दिए? 30 लाख एडवांस में दे दिए। ये घर है ए का, ठीक है। अब 30 लाख इसने 1 साल पहले दे दिया था, 1 ईयर बिफोर। अब 30 लाख कहें या फिर 25 लाख कहें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 25 लाख पहले दे दिया था एडवांस में, एग्रीमेंट हुआ था इनके दरमियान, और 25 लाख खरीदार ने पहले दे दिया था। अब 25 लाख जो पहले दिए थे, अब उस 25 लाख का प्रॉफिट जो है इनको मिलना चाहिए, खरीदार को, बायर का हक बनता है। ये घर जो है ए ने रेंट पर दिया है किसको? सी को। सी हर महीने रेंट देता है 20,000 रुपये। अब 1 साल का जो रेंट है उसमें से जो है हर महीने की रेंट 10,000 इसको मिलनी चाहिए। 10,000 से हिसाब से हमारे पास कितने बनते हैं? 1,20,000 रुपया राइट किसका बनता है? खरीदार का। और 1,20,000 किसका बनता है? हमारे पास बेचने वाले का। क्लियर है? अगर एंटीसिपेशन में कोई परचेज मनी पेड हो तो। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं हमारे पास, इम्प्रॉपरली डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपरली डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। 2 बातें हैं। अगर बायर जो है नामुनासिब तरीके से अगर प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, ये वजह कहकर कि इस पर तो कुछ चार्जेस हैं, और हालांकि वो चार्जेस किसको पे करनी है? एक ए ने पे करनी है, फिर भी जो है ये डिलीवरी नहीं लेता है, ठीक है, वो इम्प्रॉपरली हो गई। अगर वो इसको पता है कि जो चार्जेस हैं वो मुझ पर आ रही हैं, फिर ये कहलाएगा प्रॉपरली डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके अलावा इसका कौन सा राइट है? अगर ये जो प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है बी को, ठीक है, अब इसमें किसी भी किस्म का कोई अर्नेस्ट आता है, मतलब कोई फ़ायदा हो जाता है या फिर कोई प्रॉफिट होता है, तो फिर जो है मतलब पैसे दे दिए थे 25 लाख पहले, 25 लाख रहते थे। अब ये प्रॉपर्टी सौदा कितने हुआ था? 50 लाख का हुआ था। 1 साल बाद जो है चलकर ये प्रॉपर्टी हो गई 80 लाख की, ठीक है। तो फिर बायर के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी के जो है हमारे पास क्या करे? सूट फाइल करे हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का 1 अगस्त के कि भाई मेरा सौदा हुआ था 1 साल पहले 50 लाख में, 25 लाख मैंने दे दिए थे, 25 लाख रहते हैं, वो 25 लाख मुझसे ले और मुझे प्रॉपर्टी खरीद करके दे, क्योंकि अभी वैल्यू इसकी 80 लाख हो गई है, ठीक है। मतलब ये अब जो है अपने वादे से मुकर नहीं सकता, ये इसका राइट बनता है खरीदार का। क्लियर यहाँ पर? अगर इसके अलावा कोई कास्ट लग जाती है इस पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख में सौदा हुआ, 25 लाख पहले दे दिया, अब 25 लाख रहते हैं, अब इसको खरीद करना है एनी हाउ, मगर उससे पहले इसने इसकी घर पर किसी किस्म का कोई चार्ज लग जाए, कोई जुर्माना लग जाए, कास्ट लग जाए, इसने जो है इसकी पोजीशन में अभी प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी पर जो है बिजली का भारी बिल आ जाए, ठीक है, या फिर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो हुई थी वो गलत हुई थी, वो जो है कंस्ट्रक्शन तोड़ दी जाए, फिर उस सूरत में खरीदार का हक है कि उस जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो है ख़त्म करवाए, मतलब सूट फॉर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर सकता है। सूट फॉर रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिक्री ले सकता है कोर्ट से रेसिशन की। बस सिंपल है, यही था हमारे पास इसके हमारे पास ड्यूटीज़ और राइट्स। अब एक चीज़ इसमें लास्ट में एक मेंशन है, वो आपने ज़रूर देखनी है। ये काफ़ी बच्चे जो है स्टूडेंट्स हमारे
ये चीज़ छोड़ देते हैं इसको सिंपल समझ के, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, 2 लाइन का है। एन ओमिशन टू मेक सच डिस्क्लोजर्स एज आर मेंशन्ड इन दिस सेक्शन पैराग्राफ ए क्लास ए, मतलब पहले जहाँ दिया गया है कि अगर सेलर ए, दोनों में ए कहा गया है, सबसेक्शन 1 के क्लास ए में और सबसेक्शन 5 के क्लास ए में, ठीक है। अगर सेलर जो है सारी हकीकतें बायर को नहीं बताता, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो फिर वो फ्रॉड में बात आ जाएगी। और हमारे पास सबसेक्शन 5A में अगर खरीदार को कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मालूमात है, उसको पता है इसकी वैल्यू ज़्यादा है और वो कम कीमत में ख़रीद रहा है, और उस ये जानता है कि ये बात बेचने वाले को पता नहीं है, फिर भी वो इस हकीकत को जाहिर नहीं करता है, तो फिर ये बात भी फ्रॉड में आ जाएगी। मतलब सेलर भी जो है फ्रॉड की ज़िम्मे में आ सकता है और ख़रीदार भी फ्रॉड के ज़िम्मे में आ सकता है। बहुत सिंपल है, आप इसको देखें। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमने सिंपल पढ़ा है, इसकी बेयर रीडिंग लेक्चर सीरीज़ में अलग से बना रहा हूँ, आप वहाँ भी जो है इन हो जाएं और वहाँ भी आपने लाजमी देखना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।